हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 20 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और UPSSC के अकॉर्डिंग मैं 51 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम लेवल। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट को हम पेंडुलम लेवल कहते हैं। चार ऑप्शन आपका दिया गया है। ए है डंपी लेवल, बी है थियोडोलाइट, सी है टोटल स्टेशन और डी है ऑटोमेटिक लेवल। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी, ऑटोमेटिक लेवल। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम लेवल, तो इसका आंसर होगा आपका ऑटोमेटिक लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग लेवलिंग अक्रॉस एनी ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग अ लॉन्ग साइड बिटवीन 2 पॉइंट्स सो सिचुएटेड वेयर नो प्लेस इज देयर फॉर सेटअप ऑफ द लेवल मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में आपको लेवलिंग करना है, लेकिन इसके बीच में कोई लेवल नहीं है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी स्तर नहीं है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करके आप लेवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका लेवलिंग हम कैसे करेंगे, कुल मिलाकर यही बोल रहा है। ठीक है, हिंदी में आप लोग देख लीजिए क्या बोला है, जब दो बिंदुओं के बीच मध्य में एक स्तर स्थापित करने की जगह ना हो। ठीक है, वैसे दो बिंदुओं के बीच लंबी नज़र की आवश्यकता वाले किसी भी अवरोध के आर पार लेवलिंग ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेवलिंग जरूरी है। ठीक है, आपका चार ऑप्शन दिया गया है। ए है डिफरेंशियल लेवलिंग, बी है फ्लाई लेवलिंग, सी है प्रीसिस लेवलिंग और डी है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम करते हैं जब हमें दो बिंदुओं के बीच कोई भी स्तर स्थापित करने की जगह ना हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग का रिवर का किनारा, या ठीक है बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नदी हो जाएगा रिवर और ये आपका किनारा हो जाएगा दोनों, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ है। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग तो हो ही गया, कुछ और भी पॉइंट जिसमें आपका दिया गया ऑप्शन में डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रीसिस लेवलिंग। तो कुछ देखते हैं कि ये क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्पिरिट लेवलिंग। ठीक है, आपका जो लेवलिंग होता है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो दो तरह से क्लासीफाई करते हैं हम, एक होता है सिंपल लेवलिंग और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग आपका एक ही हो गया, लेकिन डिफरेंशियल लेवलिंग में आपका 5 पार्ट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेवलिंग में पहला क्या है, चेक लेवलिंग, फिर क्या है फ्लाई लेवलिंग, फिर तीसरा क्या है प्रोफाइल लेवलिंग, फोर्थ क्या है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और फिफ्थ क्या है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो 5 लेवलिंग है और क्वेश्चन के थ्रू हम धीरे धीरे सारे लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा सिंपल लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो सिंपल लेवलिंग के बारे में। ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग में क्या होता है, तो इन दिस ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए फिगर में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका 2 पॉइंट हो गया ए और बी। ठीक है, हम सिंपल लेवलिंग के बारे में अभी समझ रहे हैं। तो मान लीजिए 2 पॉइंट हो गया और ए से पॉइंट आपका जो बी है ये क्या है विजिबल है। ठीक है, तो हमको लेवलिंग करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को क्या किए यहाँ बीच में लगा दिए और एक बार हम इधर से देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑफसेट आपको रख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से मेज़र कर लिए हैं। ठीक है, और एक बार इधर से देखते हैं और आपका इधर से मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बैक साइड फोर्थ साइड भी मेज़र हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या है कि एक बार इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं
और दोनों पॉइंट हमारा विजिबल होता है, ए और बी पॉइंट, ठीक है, 2 ही पॉइंट होता है विजिबल, और एक बार इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, सेट करते हैं और बैक साइड और फोर साइड रीडिंग करते हैं तो आपका सिंपल लेवलिंग हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट आपको डिफरेंशियल लेवलिंग में अलग होता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली आपका सिंपल लेवलिंग। अब देखिए जब बात होगी डिफरेंशियल लेवलिंग की तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है क्या, इट इज़ डन टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय मल्टीपल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इसमें इंस्ट्रूमेंट को कई बार सेट करना होता है, ठीक है, एलिवेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। और क्या बोला है, इट इज़ डन व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट लार्ज डिस्टेंस, इसको किया जाता है जब 2 पॉइंट्स जो होता है बहुत ही दूरी पे होता है, ठीक है। और क्या होता है, डिफरेंशियल एलिवेशन, एलिवेशन में बहुत सारा अंतर होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज लार्ज एंड सम ऑब्स्टेकल आर देयर बिटवीन 2 पॉइंट्स, और मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, वो तो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी अधिक होती है और 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्स्टेकल भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधाएं भी होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी आपको फिगर में समझाते हैं क्या होता है आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। देखिए ये हो गया आपका डिफरेंशियल लेवलिंग, इसमें मान लीजिए आपका मेज़र करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ मेज़रमेंट करना है, ठीक है, लेकिन इसको मेज़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इंस्ट्रूमेंट को कई बार सेट करना पड़ रहा है। एक बार हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट को सेट किए, ठीक है, और यहाँ मेज़र किए, हमारा बैक साइड हो गया, और यहाँ फोर साइड मेज़र किए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम इंटरमीडिएट साइड भी मेज़र करते हैं, इंटरमीडिएट साइड होता है ये, ठीक है। और देन फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, एक बार इधर से देखते हैं और एक बार इधर से देखते हैं, ठीक है। तो फिर से हम बैक साइड फोर साइड और बैक साइड मेजर करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कई मल्टीपल टाइम हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यही हमारा डिफरेंशियल लेवलिंग कहलाता है, ठीक है। कुल मिला के सिंपल लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग पता चल गया। उसमें इंस्ट्रूमेंट को एक ही बार सेट करके हम बैक साइड फोर साइड रीडिंग कर लेते हैं, और डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को कई बार सेट करना होता है और इसमें फोर साइड बैक साइड के अलावा इंटरमीडिएट साइड भी निकालना होता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए एक पॉइंट है जो आपका सही था, ऑप्शन में आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग सही था, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डन टू डिटरमाइन हाइट difference between 2 points which are situated quite a large distance apart and it is not possible to set up the instrument in between these points। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग को हमने पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट आपका, ये फिगर में आपको समझाते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ हो गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को मेजरमेंट करना है और ये आपका बैंक का किनारा हुआ, मतलब कि नदी का किनारा हुआ या फिर तालाब हुआ, पॉन्ड्स हुआ, ठीक है, लेक हुआ, तो बीच में हम इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम एक किनारे पे एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किए और यहाँ से मेज़र कर लिए, तो यहाँ रीडिंग ले लेते हैं, यहाँ रीडिंग ले लेंगे। सपोज कि इसको हम रीडिंग लिए D1 और ये रीडिंग ले लिए D2, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इस किनारे सेट करते हैं और इधर से मेज़र करते हैं, देखते हैं। तो एक बार यहाँ ले लिए और यहाँ ले लिए, इसको भी ले लेते हैं। मान लीजिए आप D1 इसको भी मेज़र कर लिए, इसको भी D2 मेज़र कर लिए, ठीक है। एक बार यहाँ से मेज़र कर लिए दोनों पॉइंट को और एक बार यहाँ से मेज़र कर लिए दोनों पॉइंट को, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकाल लें। तो मान लीजिए इसका डिफरेंस निकाल लें तो आपका हो जाएगा D, ठीक है, और इसका भी डिफरेंस निकाल लिए तो मान लीजिए इसका भी D0 कर दिए और D1 से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकल गया। अब दोनों का डिफरेंस को क्या करते हैं, मान लीजिए D0 हो गया और ये D1 हो गया, तो 1 से तो यहाँ डिनोट किया। मान लीजिए ये DY हो गया, ठीक है, तो ये DY हो गया। अब दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है, जितना टर्म होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के D0 और DY डिफरेंस निकल गया, दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालने का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे और जितना आपका वैल्यू होगा वही आपका एक्चुअल आंसर होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
और जिनको पीडीएफ चाहिए होगा पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। आपको पता है मैंने ऑलरेडी पीडीएफ सेंड पहले से करते आया हूँ, जिसको चाहिए उसको मैं सेंड कर देता हूँ। टोटल आपको मैं 51 प्रैक्टिस सेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि 51 कराऊंगा, अगर ज़रूरत हुई तो मैं 51 से बेसी भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 51 ही होगा। अब मटेरियल के ऊपर लेकिन मिनिमम 51 मैं करा ही दूंगा, ठीक है। और सारा पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आपको पता है हमारे नंबर पे, और नहीं पता है तो वीडियो के एंड में बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा है क्या, द इमेजिनरी लेवल सरफेस विथ रिफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स आर मेजर्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो देखिए इसमें वह बोल रहा है कि वह कौन सा काल्पनिक समतल सतह होती है जिसके संदर्भ से अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है। ए आपका डेटम सरफेस हो गया, बी रेड्यूस लेवल हो गया, सी मीन सी लेवल और डी हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। द इमेजिनरी लेवल सरफेस विथ रेफरेंस टू विच द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स आर मेजर्ड, ठीक है। एक डिफिनेशन भी है, इसको रट भी जाइए। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए डेटम सरफेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग इन विच ओनली बैकसाइड एंड फोरसाइड रीडिंग आर टेकन एट एवरी सेटअप ऑफ द लेवल इज कॉल्ड लेवलिंग। मतलब कि वह लेवलिंग बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ बैक साइड और फोरसाइड रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा लेवलिंग है जिसमें हम बैक साइड फोरसाइड रीडिंग लेते हैं, ठीक है। ए है आपका कंपाउंड लेवलिंग, बी है फ्लाई लेवलिंग, सी है प्रोफाइल लेवलिंग और डी है रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। और फ्लाई लेवलिंग के बारे में कुछ और पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपका लेवलिंग करते हैं सिर्फ बैक साइड और फोर साइड, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन इससे जुड़ा और भी 4 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सारा पॉइंट आपको दिखाएंगे। देखिए पहला क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन, मतलब कि ज्ञात करने के लिए अप्रोक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसका अगर आपको लगभग एलिवेशन लेना हो, अप्रोक्सीमेट एलिवेशन लेना हो, तब हम क्या करते हैं, फ्लाई लेवलिंग करते हैं। एग्जैक्ट का इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट का ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब लगभग आपको जानकारी लेना हो तो हम फ्लाई लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लाइन ऑफ साइट इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट हम आपको फिगर में दिखाएंगे क्या होता है लाइन ऑफ साइट। इसमें कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि लाइन ऑफ साइट इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब लाइन ऑफ साइट जितना लंबा हो जाए, जितना पॉसिबल हो उतना लंबा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, ओनली बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन, जो क्वेश्चन में आपका पूछा था, जो क्वेश्चन में आपसे बोला था कि फोर साइड और बैक साइड किस लेवलिंग में लिया जाता है, तो आपका फ्लाई लेवलिंग, ठीक है, वही आपका दिया गया है, ओनली बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट क्या बोला है, इट इज़ डन व्हेन टाइम अवेलेबल इज लेस एंड एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि इस लेवलिंग को तब करते हैं जब हमारा टाइम अवेलेबल इज लेस, मतलब कि हमारे पास टाइम कम हो, एंड एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो, मतलब कि एक्यूरेसी जो होता है उसको मतलब अधिक एक्यूरेसी की जरूरत ना हो, ठीक है। वही बोला है एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो, मतलब कि आवश्यकता जो है आपकी शुद्धता की वो कम भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब से, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्लियर आज कर ही लेते हैं। तो बताइए इसमें फिलहाल क्या सही होगा। अब इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब, ठीक है। इसमें यह बोला है कि सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा पॉइंट आपका सही होगा, ठीक है। ए आपका दिया गया है सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब, मतलब कि सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा मतलब घटेगा विद द इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब।
बी दिया गया है सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सी ये क्या है, सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब। या डी सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो बताइए इसमें सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के रेस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप बोल दिया कि सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब के बारे में पूछ दिया भैया ये बता कौन सा इसमें सही है, तो कुल मिला के उसके बारे में सारा पॉइंट क्लियर होगा तब तो हम बता पाएंगे। फिलहाल इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब क्या बोला है, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इंक्रीज। ठीक है, अगर बबल ट्यूब का सेंसिटिविटी जो होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। हम आपको लेकर आए हैं टोटल 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट से आपको क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। देखिए इसमें बोल दिया गया सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब कि सेंसिटिविटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या क्या होगा, जब सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इंक्रीज करेगा तो इसका रेडियस भी इंक्रीज करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज देन डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यही आपका ऑप्शन में था डी में। ठीक है, कि सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज देन डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, यही आपका क्वेश्चन में था, यही आपका मतलब कि ऑप्शन में था, आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, मतलब सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज द रफनेस ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज कर रहा, तो देख लीजिएगा क्या क्या डिक्रीज कर रहा, क्या क्या इंक्रीज कर रहा। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी क्वेश्चन को घुमाएगा आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, विद द, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब डिक्रीज। ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब डिक्रीज, बिकॉज विथ राइज इन टेम्परेचर द लिक्विड एक्सपेंड एंड बबल गेट्स स्मॉलर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बबल ट्यूब का जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज करेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड क्या होता है, एक्सपेंड करता है और बबल्स जो होता है वो गेट स्मॉलर होता है, मतलब छोटा होने लगता है। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब तक जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो उसमें क्या खत्म हो जाती है। ठीक है, किस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं हम रेसिप्रोकल लेवलिंग में। ए है आपका कोलिमेशन इरर, बी है कोलिमेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इरर, सी है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इरर, और डी है आपका कोलिमेशन एंड कर्वेचर इरर फुली एंड रिफ्रैक्शन इरर पार्शियली। ठीक है, तो बताइए इसमें हम कौन सा सही करेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कोलिमेशन एंड कर्वेचर इरर फुली एंड रिफ्रैक्चर इरर पार्शियली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कर्वेचर इरर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए इसमें आपका क्या सही होगा, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकनेंस ऑफ एरिया। ठीक है, क्षेत्र के पूर्ण निरीक्षण करने के लिए तलेक्षण की विधि को कहा जाता है। रिकग्नेंस ऑफ एरिया मतलब कि पूर्व निरीक्षण, एक अनुमानित जब हम सर्वेक्षण करते हैं, मतलब सिर्फ पूर्ण निरीक्षण करने के लिए। ए चेक लेवलिंग, बी फ्लाई लेवलिंग, सी प्रोफाइल लेवलिंग और डी सिंपल लेवलिंग।
क्या आपका सही होगा? पूर्ण निरीक्षण करने के लिए कौन सा लेवलिंग करते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लाई लेवलिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फ्लाई लेवलिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो किस लेवलिंग में हम एरर को एलिमिनेट करते हैं, मतलब मिटा देते हैं, ड्यू टू जो एरर आपका कर्वेचर से होता है और जो एरर आपका रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, तो उस एरर को हम एलिमिनेट कर देते हैं किस लेवलिंग से? ए है आपका फ्लाई लेवलिंग, बी है लेवलिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ द बैक साइड एंड फोर साइड, सी है आपका चेक लेवलिंग और डी है प्रिसाइज लेवलिंग। ठीक है, तो बताइए कौन सा लेवलिंग होगा आपका? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लेवलिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ द बैक साइड एंड फोर साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नॉन एज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? वह सतह जो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर स्पर्शीय होता है वह कहलाता है। ठीक है, अ सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नॉन एज। ए है आपका डेटम सरफेस, बी है कोलिमेशन सरफेस, सी है हॉरिजॉन्टल सरफेस और डी है मीन सी लेवल। ठीक है, तो कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका सही होगा। चलिए पढ़ते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। ठीक है, देखिए एक पॉइंट है आपका लेवल सरफेस। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो ये लेवल सरफेस क्या होता है? तो इट इज कर्व्ड सरफेस विच इज पैरेलल टू द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेवल सरफेस क्या है? तो इट इज कर्व्ड सरफेस विच इज पैरेलल टू द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यही आपका लेवल सरफेस है, फिगर में मैंने दिखाया है। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी हो गई, देखिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी है और ये आपका क्या है? यही आपका लेवल सरफेस है। ठीक है, और ये आपका देखिए यही आपका लेवल लाइन हो गया, यहाँ पर ये आपका लेवल लाइन हो जाता है जो कि आपके लेवल सरफेस पे ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये अर्थ हो गया, ये आपका लेवल सरफेस हो गया, और लेवल सरफेस पे ही ये आपका स्पर्शीय रेखा जो कहलाती है वो लेवल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर है फिगर से? अब देखिए लेवल लाइन का डिफिनेशन भी यही दिया गया है, जो आपका ये लेवल लाइन है उसका डिफिनेशन क्या दिया गया? इट इज़ अ कर्व लाइन ऑन एनी लेवल सरफेस। ठीक है, जो आपका ये लेवल सरफेस है, यही लेवल सरफेस पे जो आपकी एक कर्व लाइन होगी, मान लीजिए गोल है, तो ये लाइन आपकी गोल ही ऐसे बनेगी कर्व टाइप में। ठीक है, ये कर्व टाइप में ही बनेगी। तो वही बोला है कुल मिला के कि इट इज़ अ कर्व लाइन ऑन एनी लेवल सरफेस। ठीक है, जो आपका ये लेवल सरफेस है, इस लेवल सरफेस पे कोई भी जो कर्व लाइन होगी, ठीक है, कोई भी कर्व लाइन होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? लेवल लाइन कहलाएगी। ठीक है, और देखिए लेवल सरफेस जो हो गया वो क्लियर हो गया, लेवल लाइन भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में आपका क्या पूछा था? अ सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नॉन एज, तो क्या आंसर था? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो चलिए फिगर में देखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है। फिगर में दिखाएंगे आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है। ठीक है, फिलहाल डिफिनेशन देखिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एनी पॉइंट इज अ प्लेन सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट, यही क्वेश्चन में भी लिखा था। ठीक है, देखिए यही आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल सरफेस हो गया, देखिए ये वर्टिकल सरफेस हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ये लेवल सरफेस हो गया, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, देखिए ये आपका
हॉरिजॉन्टल सरफेस है। चलिए फिगर में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और इसी में जो आपकी ये लाइन गई है, ये वाली बीच वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल सरफेस में अंतर हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके बीच में जो लाइन गई है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसी तरह वर्टिकल में है, वर्टिकल में क्या है, ये आपकी वर्टिकल सरफेस, और इसके अंदर जो लाइन गई है वो आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आपकी अर्थ, ये आपकी लेवल सरफेस। तो आई थिंक फिगर से 4 पॉइंट क्लियर हो गया। डिफिनेशन देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का डिफिनेशन देख लिए थे। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या डिफिनेशन है, एनी लाइन लाइंग ऑफ ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाइन लाई करेगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्या है वर्टिकल सरफेस, तो ये क्या है, एट एनी पॉइंट इन अ प्लान सरफेस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आपका है वर्टिकल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है वर्टिकल सरफेस, और वर्टिकल सरफेस के ही अंदर जो लाइन होगी वो ये आपकी वर्टिकल लाइन कहलाती है, ठीक है। वर्टिकल सरफेस हो गया है आपका, और इसी के अंदर जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपका लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल सरफेस, सारा पॉइंट क्लियर, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब ऑफ डंपी लेवल रिमेन्स इन सेंटर इट मीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, डंपी लेवल के लेवल ट्यूब का बुलबुला केंद्र में रहता है, तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है। बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। ए है एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, बी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल, सी है लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, और डी है जियोमेट्रिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें बोल क्या रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि इफ़ द बबल ट्यूब ऑफ डंपी लेवल, मान लीजिए जो डंपी लेवल है उसमें जो आपका बबल होता है, वो बबल जो लेवल ट्यूब है, लेवल ट्यूब में जो बबल होता है वो आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। जो बबल ट्यूब है उसमें जो बबल होगा वो सेंटर में रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ए है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, बी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल, सी है लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, और डी है ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए फिगर में आपको दिखाते हैं लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। ये देखिए ये है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, तो इट इज़ द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड द सेंटर ऑफ द आई पीस, ठीक है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज द लाइन, वह लाइन है जो ज्वाइन करता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव ग्लास होगा उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा ये, एंड द सेंटर ऑफ द आई पीस, और जो आई पीस का सेंटर होगा ये, इसके बीच में जो लाइन जाती है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है, ठीक है। यही लाइन आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। तो देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप दिया गया था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन था, तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपको पता चल गया क्या होता है। देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देख लीजिए इसमें आपको लाइन ऑफ साइट दिखाते हैं। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो लाइन ऑफ साइट इज द लाइन, यह वह लाइन है जो ज्वाइनिंग कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। ये आपका क्रॉस हेयर हो गया ये, और ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास का लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो लाइन गई है यही आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। वही लिखा है, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, जो क्रॉस हेयर होगा ये आपका क्रॉस हेयर है, ठीक है। क्रॉस हेयर हो गया ये आपका जो लगा हुआ, एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये तो इसके बीच में जो लाइन गई हुई है आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है।
अब देखिए तीसरा क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। तो इन लेवलिंग लाइन ऑफ साइट शुड बी हॉरिजेंटल वाइज ऑब्जर्वेशन रीडिंग, ठीक है। इन लेवलिंग में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल होता है, जब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, व्हेन लाइन ऑफ साइट बिकम हॉरिजेंटल इट्स कॉल्ड एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जब वही लाइन ऑफ साइट हमारा हॉरिजेंटल होता है तो हम उसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह देते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस एंड, ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, प्लान ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लान फॉर्म बाय 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, द लास्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है। लेवल की जगह बदलने से पहले ली गई अंतिम रीडिंग क्या कहलाती है, बताइए कौन सा आपका सही होगा। कौन सा आपका सही होगा। हम फिगर में जो लेवलिंग जो सेकंड क्वेश्चन था, फोर साइड बैक साइड, सॉरी सिंपल लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग, उसमें फिगर में दिखाए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो लास्ट रीडिंग जो लेते हैं फ्रॉम अ लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस को चेंज किए बिना, तो वो क्या कहलाती है, फोर साइड बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या फाइनल साइड। कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, फोर साइड। देखिए कुल मिला कहने का यह मतलब होता है, देखिए ये आपका 2 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, पॉइंट बना के मान लीजिए ये आपका पॉइंट हो गया एक ए और यहाँ आपका पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब ऐसे था आपका, मान लीजिए सिंपल लेवलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हम सेट कर दिए, ये आपका ऑफसेट है, ठीक है। अब यहाँ हमको मेज़र करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ ऑफसेट रखें और हम मेज़र करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर हम देखते हैं इधर से, ठीक है। तब देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं बैक साइड रीडिंग, ठीक है, बैक साइड रीडिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन में मान लीजिए हम इधर से देखें तो ये हमारा बैक साइड रीडिंग हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द लास्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ हम सेट किए हैं, अब इसको हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो चेंज करने से ठीक पहले जो रीडिंग लेंगे वही हमारी रीडिंग क्या कहलाती है, ठीक है। तो बैक साइड जब ले लिए देन हम क्या करते हैं, फोर साइड लेते हैं, यहाँ ऑफसेट रख के और यहाँ से मेज़र करेंगे और यही हमारा इधर जब मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा फोर साइड रीडिंग हो जाती है, ठीक है, जब इधर से देखते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट को हम वहीं सेट है, तो एक बार इधर से मेजर किए, देन हम इंस्ट्रूमेंट को बिना उठाए वहीं पर रखा हुआ है, देन हम इधर से मेजर कर लेते हैं, तो यही हमारा लास्ट रीडिंग भी कहलाती है, तो ये हमारी फोर साइड होती है। वही पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले जो रीडिंग ली जाती है वो क्या कहलाती है, तो हमारी फोर साइड रीडिंग कहलाती है, ठीक है। बैक साइड तो पहले लिया जाता है, लेकिन देन बाद में, अब मान लीजिए दोनों रीडिंग ले लिए, अब इसका कोई यूज नहीं है, अब इसको हम इंस्ट्रूमेंट को उठा लेंगे, ठीक है। तो उठाने से ठीक पहले या फिर हटाने से ठीक पहले जो रीडिंग कौन से लिए हैं, हम फोर साइड लिए हैं, क्योंकि बैक साइड तो पहले ले लेते हैं, तो फोर साइड लेते हैं ठीक पहले। तो वही हमारा इसमें पूछा है कि लास्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस को चेंज करने से पहले कौन सा रीडिंग लेते हैं, तो हमारा फोर साइड रीडिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिनेशन इसका है, चलिए देख लेते हैं। देखिए फोर साइड क्या होता है, जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है उस पर गज रख कर लिया गया पाठ्यांक फोर साइड कहलाती है, ठीक है। ये आपकी फोर साइड हो गई। बैक साइड क्या होती है, लेवल उपकरण सेट करके जब किसी ज्ञात समानित तल वाले बिंदु पर इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखकर जो पहला पाठ्यांक लिया जाता है उसे बैक साइड, वही वो हम बताए थे आपको, पहला जो रीडिंग लेंगे वो आपका बैक साइड होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक पॉइंट है आपका इंटरमीडिएट साइड। तो ये क्या होता है, लेवल उपकरण की किसी एक सेटिंग में बैक तथा फोर साइड को छोड़कर
अन्य सभी अज्ञात मानों वाले बिंदुओं पर लिए गए पाठ्यांक इंटरमीडिएट साइड कहलाते हैं। ठीक है, बैक साइड फोर्थ साइड के अलावा जो थर्ड रीडिंग जो ली जाती है वो हमारी इंटरमीडिएट साइड कहलाती है कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट लेवल सरफेस। ठीक है, इसमें यह बोल रहा है कि लेवल सरफेस के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। ए दिया गया है इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी है इट इज अ सरफेस पैरेलल टू द मीन एस्फेरॉइड ऑफ अर्थ, सी है ऑल द पॉइंट्स lying on this surface are equidistant from the center of the earth, और डी है आपका it is normal to plumb line at all point। ठीक है, तो which of the following is wrong about level surface, लेवल सरफेस के अनुसार इसमें से कौन सा पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका गलत होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका तीनों पॉइंट आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको हम क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन में शेयर करेंगे। क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें आपको फिगर के अनुसार समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आपका ये सही होगा, ये आपका गलत है। किसके रेस्पेक्ट में, लेवल सरफेस के रेस्पेक्ट में आपका ये गलत है। उसके अलावा आपका तीनों पॉइंट ये रट लीजिए, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। The method of leveling in which the height of the mountain are found by observing the temperature at which water boils is known as। ठीक है, समतलन का वह तरीका जिसमें किसी पर्वत की ऊंचाई का पता पानी के उबलने के तापमान को प्रेक्षित करके किया जाता है। ठीक है, वह कौन सा लेवलिंग होता है। ए बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सी है रेसिप्रोकल लेवलिंग, बी है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सी है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, और डी है हाइप्सोमेट्री। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें सही होगा। ये एक अलग तरीका का लेवलिंग है, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर फाउंड, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट है उसको फाइंड करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। ठीक है, तो कौन सा आपका होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हाइप्सोमेट्री। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट देख लीजिए, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताइए, एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग्स द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या बोला, जैसे कि गद्य पाठ्यांक में प्रयोग किया गया है, वक्रता और रिफ्लेक्शन का सुधार क्रमशः है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। और यही लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, माइनस एंड प्लस। और कैसे माइनस प्लस हुआ चलिए देखा जाए। देखिए हम बताए थे आपको कर्वेचर फिगर में दिखाएंगे, तो ये देखिए यही है आपका भूवक्र तथा अपवर्तन और इनका प्रभाव व संशोधन। ठीक है, यहाँ कर्वेचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के वक्रता के कारण क्षैतिज रेखा का सीधे जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि भूवक्रता त्रुटि कहलाती है। ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो तल रेखा आपका ऐसी जा रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर करती है, ये आपको पैरेलल मेजर करेगी, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेखा है। ठीक है, और ये आपका मेन रेखा आपका ये है, तो यही जो आपकी त्रुटि हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट तो भाई पैरेलल ही मेजर करेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मेजर कर लिया ये आपका इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ओरिजिनल में जो रेखा पृथ्वी की होती है वो ये है। ठीक है, ये वाली कुल मिलाकर, तो ओरिजिनल रेखा ये है, लेकिन आप जा रहे हैं यहाँ पर, तो कितना त्रुटि होगा, यही आपका ये त्रुटि है, वही आपकी कर्वेचर के कारण त्रुटि होती है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के कारण क्या त्रुटि होती है, तो देखिए
अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किरणें विभिन्न घनत्व की परतों में पारित होती है तो यह सीधी ना होकर घने माध्यम की ओर झुक जाती है। चूँकि वायु की परत भूमि सतह की तरफ अधिक घनी होती है, अतः प्रकाश किरणें क्षैतिज न रहकर पृथ्वी की सतह की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के कारण, वो कर्वेचर के कारण हुआ था। और रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, तो ये मान लीजिए पृथ्वी तल हो गया। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी तो इंस्ट्रूमेंट की रेखा हो गई। ठीक है, ये आपकी आभासी रेखा हो गई। ठीक है, और ये आपकी वास्तविक दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है, तो देखिए फिगर के अनुसार आप देखिए इसमें आपका त्रुटि कौन सी है, देखिए यही आपकी आभासी दृष्टि रेखा हो गई, ये वाली। ठीक है, और लेकिन वास्तविक में दृष्टि रेखा आपकी ये है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब देखिए वास्तविक में रेखा ये है, लेकिन आभास से आपको इसका हो रहा, तो कुल मिलाकर इरर आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका इरर दिख रहा। ठीक है, तो ये आपका इरर हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा। ठीक है, तो यही रिफ्लेक्शन के कारण जो इरर होता है वही आपकी इरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन कहलाती है, और आपका कर्वेचर के कारण हुआ तो इरर ड्यू टू कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, तो फिगर के अनुसार आपको समझ में आ गया, इरर ड्यू टू ये रिफ्लेक्शन हो गया, और वो आपका था इरर ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, देखिए दोनों फिगर हो गया। आई थिंक इरर दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हाँ, जो पिछले जो वीडियो था प्रैक्टिस सेट नंबर 20, उसमें हम प्रिज्म, ये आपका कंपास का फिगर, जो कोई क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आपका कंपास का पार्ट है और नहीं है, तो हम बताए थे कंपास का इमेज लाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कंपास में कौन कौन से पार्ट हैं। अगर आपको देखना होगा या फिर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। देखिए यही आपका कंपास है, और यही आपका इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपके कंपास के पार्ट नहीं है, जिसमें आपका था पाइवोट था, और कौन था, इसी में से 4 कोई थे और एक नहीं था, 3 था एक नहीं था। तो कुल मिलाकर आप इसी में से कोई 3 दे देगा और एक नहीं देगा, या फिर 3 दे देगा एक नहीं देगा, या फिर एक ही दे देगा। तो कुल मिलाकर आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, देखिए ये भी है वही प्रिज्मेटिक कंपास ही है। तो कुल मिलाकर आपको देख लेना है ग्रेजुएटेड रिंग क्या होता है, ग्लास कवर क्या होता है, हिंज क्या, लिफ्टिंग पिन क्या होता है, मेटल बॉक्स क्या होता है। ठीक है, और देखिए यही है आपका स्पिरिट लेवलिंग। ठीक है, इसका भी फिगर हम लेकर आए थे कि स्पिरिट लेवलिंग आपको दिखा दें कैसा होता है, ये आपकी स्पिरिट लेवलिंग होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो हमको 199 पे कर सकता है। ये हमारा फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है। ठीक है, उस पर आप 199 पे कीजिएगा तो मैं आपको अकाउंट प्रैक्टिस सेट सिविल का सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ये आपका 28 फरवरी तक तो नहीं होगा, ये आपका अब चलेगा 30 मार्च तक। ठीक है, 30 मार्च तक ये चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 51 ही होगा, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जिसको ज़रूरत है इसको शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।